नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 54 करोड़ रुपए में मशीन हैक। कौन सी मशीन? वही चुनावी मशीन जिस पर अब इस देश को या इस देश की बहुसंख्यक आबादी को भरोसा नहीं है, जिस मशीन पर विपक्षी दलों को अब जरा भी एतबार नहीं है, वही मशीन जिस मशीन को हटाने के लिए अब दिल्ली से लेकर के पुणे तक आंदोलन शुरू हो चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई इस मशीन को हटाने के लिए। पुणे में 90 साल के बाबा आढ़ाव वो आंदोलन शुरू कर चुके हैं। वही मशीन जिस मशीन को हटाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक फैसला किया गया कि अब इस मशीन और मशीन ही नहीं, पूरे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसी मशीन पर संदेह के बीच देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन से राजीव कुमार इस कदर घबरा गए, डर गए कि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह पूरा मामला जिस वीडियो से जुड़ा हुआ है वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन से डरे राजीव कुमार आखिर एफआईआर पर क्यों गए? सिर्फ एक शख्स स्टिंग ऑपरेशन में बोलता है कि 54 करोड़ रुपए में मैं मशीनें हैक कर लूंगा, इतनी सीटों पर नतीजे बदल दूंगा। इसके जवाब में क्या राजीव कुमार के आयोग को पूरे देश के सामने, विपक्ष के सामने, रामलीला मैदान से पुणे तक आंदोलन करने वालों के सामने एक प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए? बार बार यही तो मांग हो रही है कि इस देश में तमाम तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनके सामने एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पर इस मशीन की जांच हो जाए। ये मशीन उन तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में सौंप दिया जाए और हम तो ये कहते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए। अगर हमारे मन में भी संदेह है तो वो भी दूर हो जाए, राहुल गांधी के मन में संदेह है वो भी दूर हो जाए, उद्धव, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जिसके भी मन में संदेह है वो सबके मन का संदेह दूर हो जाए। ओपन प्लेटफॉर्म पर इस देश के या दुनिया के जो भी तकनीकी विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि इस मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, इस मशीन में प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इस मशीन में जब सिंबल अपलोडिंग फाइल डाली जाती है, सिंबल फाइल अपलोड की जाती है तो वहां पर छेड़खानी की जा सकती है, इस मशीन को हैक किया जा सकता है, इस मशीन के भीतर एक फ्रीक्वेंसी सेट करके कुछ भी नतीजों में फेरबदल किया जा सकता है। अगर संदेह के इतने बादल हैं तो एक बार क्यों नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पर उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस मशीन को साफ पाक घोषित कर दिया जाए। सिर्फ वेबसाइट, बार बार राजीव कुमार और उनका आयोग कहता है कि हमने वेबसाइट पर एफएक्यू में इस मशीन के बारे में बता रखा है। उस मशीन के बारे में जितना आपने बता रखा है उतना इस देश के बहुत सारे नागरिकों को, बौद्धिक लोगों को पता है कि ये मशीन है, ये मशीन कब आई, कब बनी। शायद राजीव कुमार से ज्यादा इस मशीन के बारे में इस देश के बहुत सारे लोगों को पता है कि ये मशीन किस सन में बनी, किस चुनाव में पहली बार इंप्लीमेंट हुई, कितने क्षेत्रों में हुई, फिर पूरे देश में कब ये मशीन इस्तेमाल की जाने लगी। लेकिन इस मशीन के भीतर की कार्यप्रणाली पर संदेह है, उसको कब साफ किया जाएगा, वो धुंध कब जो है छटेगी। इस सब के बीच में दरअसल जो मुकदमा हुआ है और जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में मैं बता दूं, फिर वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दरअसल एक अमेरिकी हैकर है सैयद शुजा। सैयद शुजा से एक बड़े मीडिया हाउस, मैं नाम के साथ बता दूं, इंडिया टुडे ग्रुप के कुछ रिपोर्टर्स ने अंडरकवर बन करके एक सांसद के अंडरकवर के रूप में एक बातचीत की उसके अधिकारी के रूप में कि हमको 102 सीटें मिली हैं, उनमें हम चाहते हैं कि एक तय सीटें हो जाए, एक संख्या तय हो जाए जिन सीटों पर नतीजे हमारे मुताबिक आए। पहले 75 सीटों की डिमांड रखी गई। सामने जो सैयद शुजा वीडियो कॉल पर मौजूद है बताता है 75 नहीं, वो शायद 63 के आंकड़े पर आता है। और फिर अमाउंट की बात होती है तो 54 करोड़ रुपए में वो कहता है कि सारा काम हो जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग की जो तकनीकी है उस तकनीकी को वो इस्तेमाल करेगा और वो हैक कर लेगा। इस मामले में सैयद शुजा, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सैयद शुजा पर मुंबई साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान जारी करके अप्रमाणित, झूठा
फर्जी इसे दावा करार कर दिया। लेकिन ये दावा करार करने वाला व्यक्ति कितना प्रमाणित है और कितनी प्रामाणिक बातें कर रहा है, इसका कोई तथ्य सामने नहीं है। जुबानी रूप से किसी को भी खारिज कर देना, किसी दावे को खारिज कर देना, यह वन वे ट्रैफिक का सबूत है। अगर कोई आरोप किसी पर लग रहा है और वो बार बार लग रहा है, तो उसको वैज्ञानिक आधार पर, और खासकर जब मशीनी आरोप है, मशीन पर आरोप है, तो उसको वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी रूप से साबित करने में आखिर तकलीफ क्या है? सवाल ये बड़ा है। अब सैयद शुजा पर मुंबई साइबर पुलिस ने जो एफआईआर किया है, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318/4 में उस पर मुकदमा हुआ है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 जो है, उसकी धारा 43C 43G और 66D यानी 66G, इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस मुकदमे से हासिल क्या होगा? अमेरिका में बैठा हुआ सैयद शुजा, क्या उसको मुंबई साइबर पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी? क्या उससे पूछेगी कि आप कैसे हैकिंग करते हो? जो संभव नहीं नजर आता है, उससे बेहतर क्यों ऐसा ना हो कि सैयद शुजा के सारे आरोपों को सिरे से दरकिनार करने के लिए और हमेशा के लिए इस संदेह के बादल को खत्म कर देने के लिए उसका एक ओपन प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटेशन हो जाए, और दुनिया भर के, देश ही नहीं, मैं तो कहता हूं राजीव कुमार से ईमानदार इस धरती पर कोई नहीं है। इस ईमानदारी को साबित करने का एक मौका है कि दुनिया भर के जितने काबिल तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हैकर हैं, सबको बुला लिया जाए। जितने प्रोग्रामिंग के विशेषज्ञ हैं, जितने इस ईवीएम के बारे में खुद को एक्सपर्ट बताने वाले लोग हैं, उन सबको वहां पर आमंत्रित किया जाए। विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया जाए। एक एक चिट्ठी राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक को भेज दी जाए और कहा जाए आइए और अपनी आंखों से देखिए। 2019 में भी ऐसा ही एक दावा करने वाला शख्स था, उस पर भी मुकदमा हुआ था और 19 से 24 आ गया, वो शख्स विदेश में बैठा हुआ है। आखिर ऐसे मुकदमे इन संदेह के बादलों को गहराते हैं या हटाते हैं? जिस दौर में 300 350 वोट वाले गांव में 600 वोटों की गिनती हो जाती है, तो ये संदेह के बादल गहराते हैं या छंटते हैं? अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, वो स्टिंग ऑपरेशन, उस स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा आप देखिए। इस वीडियो में सिर्फ हैकिंग की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी से लेकर के तमाम बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी अंडरकवर हैं रिपोर्टर और हैकर, उनके बीच में जो बातचीत है वो बिल्कुल तकनीकी रूप से है और बड़ी गंभीरता से बातचीत हो रही है। ये एक स्टिंग ऑपरेशन है। ये ऐसा नहीं है कि दो राजनीतिक दलों के नेता या कार्यकर्ता आपस में बैठ करके चैट करके एक अफवाह फैलाने वाला वीडियो बना दिए और उसको शेयर कर दिए। ये वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसको देश भर के तमाम नेताओं ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, तमाम बौद्धिक वर्ग के लोगों ने और विशेषज्ञों ने शेयर किया है। तो इसकी जो है प्रामाणिकता को खंडित करने के लिए आपको प्रामाणिक तर्क ही रखने होंगे। आप वीडियो देखिए, खुद आप लोग वीडियो देखिए पूरा। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं, ये हमारे, इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। 75 इनको करवाना है। 75 कितना हो पाएगा, मतलब आपको क्या लगता है? The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ, 63 कंफर्म होगा। बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। वो 63 कौन से सीट्स हैं? 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे
281 का है, आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है, तो वहाँ आई डोंट थिंक उसको इनिशिएट करना भी इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 US डॉलर। 6,72,000। Okay. This is in rupee or dollar? Even This is in rupees. नहीं, ये US डॉलर में पड़ रहा है। Okay. अब इंडियन रुपी में करा तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो you just need to increase the bandwidth, that's it. $120,000 extra पड़ेगा, plus I need people on ground, that's it. How many people? आपने हमसे 20 लोग मांगे थे। 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे। 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा या ये किस लिए आप कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे? Isolate the signal. Okay. तो अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा, सारे 4G 5G पे है, तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 and 150। तो ये लोग हम तो आपको देंगे या आपके रहेंगे? हाँ, ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे, चूज करेंगे, आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें? उसमें कुछ नहीं है। आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate. एक frequency पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। So I need to isolate that कि okay, किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए, तो उसके लिए मेरे को आइसोलेट करने के लिए आई नीड टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी। आपको ईवीएम की क्या डिटेल्स चाहिए एग्जैक्टली? ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको? मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन सी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके, वो एक पीडीएफ में आता है, ओके, और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है, जैसे अब कांग्रेस है, तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है, बीजेपी का INBP से शुरू होता है, रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है। तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे, यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है, उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं, और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। समझ गया। तो ये चाहता मैं, अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके, आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर बिट सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है, मुझे ये पता चल जाता है। एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। ये तो मुझे वो फाइल है। डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ, लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। मेरे पास से रिटर्न एक फाइल जाती है। और ये सिर्फ वोटिंग के दिन हो सकता है या जो बीच के 2 दिन है, जैसे 23 को काउंटिंग है तो 21-22 को पॉसिबल है? कुछ बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ,
कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है, नो मैटर व्हाट। आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई। तो आपने ये वीडियो देख लिया, अब बताइए, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस वीडियो का जवाब FIR है? जो आयोग की तरफ से जवाब आ रहा है इस वीडियो के बाद, वो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मशीन पर भरोसा जता चुकी है। अब आप में से कोई बताए, सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठा हुआ ऐसा जज है जिसको हैकिंग का एक्सपीरियंस हो? कोई जज अगर ऐसा है तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हैकिंग का एक्सपर्ट हो। कोई ऐसा जज बैठा है क्या सुप्रीम कोर्ट में जो IIT से निकला हुआ हो, IITian हो, जो इस मशीन का विशेषज्ञ हो, जो इस मशीन की तकनीकी से लेकर के इस मशीन में सिंबल फाइल अपलोड करने तक की पूरे के पूरे सीक्वेंस को जानता हो? कोई है क्या ऐसा जज? यह विषय सुप्रीम कोर्ट के भरोसे का नहीं है, यह विषय है देश के भरोसे का। यह देश सुप्रीम कोर्ट के भरोसे से, राजीव कुमार के भरोसे से या नरेंद्र मोदी के भरोसे से चलेगा, या फिर यह देश 143 करोड़ आवाम के भरोसे से चलेगा? अब इस मामले पर जब कांग्रेस पार्टी बहुत ही आक्रामक हो गई है, तो राजीव कुमार ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। 2 दिन बाद ही मुलाकात होनी है, निर्वाचन सदन में कांग्रेस को इनवाइट किया गया है। कई सारे हमारे साथी और विश्लेषक जो हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजीव कुमार बैकफुट पर चले गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुला लेने भर से राजीव कुमार को हम कह दें बैकफुट पर गए? वहां पर क्या कोई प्रेजेंटेशन होने वाला है? क्या इस मशीन की ट्रांसपेरेंसी का वहां पर कोई चेकअप होने वाला है? जैसे बॉडी चेकअप होता है, कोई चेकअप होने वाला है? या सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके एक बार फिर आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? प्रतिनिधिमंडल मिल के चला जाएगा, उसके बाद ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान आ जाएगा कि हमने कांग्रेस के नेताओं को बता दिया है कि मशीन दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ट्रांसपेरेंट है। तो बताने के लिए बुलाने की क्या जरूरत है? आप वैसे भी बता सकते हैं और बता ही रहे हैं लगातार। जब से इस मशीन पर संदेह है, लोगों में संदेह गहराता जा रहा है, आप सिर्फ बता रहे हैं। खैर, ये वीडियो एक FIR मात्र से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, एक स्टिंग ऑपरेशन है और एक देश के बड़े मीडिया हाउस का स्टिंग ऑपरेशन है। जब आपने FIR किया सैयद शुजा पर, तो क्या आपने स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोगों को बुलाया? आपने इस स्टिंग ऑपरेशन की ऑथेंटिसिटी चेक की? स्टिंग ऑपरेशन करने वाली टीम से पूछा कि आपने उस व्यक्ति से कैसे संपर्क किया, उस व्यक्ति की काबिलियत क्या है, वो कितने पहले हैकिंग कर चुका है? आपने सिर्फ सैयद शुजा पर FIR करके एक न्यूज फ्लोट की कि ये खबर, ये जो वो दावे कर रहा है, वो दावे ये अप्रमाणित हैं, झूठे हैं, गलत हैं। इसके सिवाय एक नैरेटिव पब्लिक में फेंकने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। खैर, इस मशीन की प्रामाणिकता आप साबित करें या न करें, इस देश में एक बड़ा आंदोलन की पृष्ठभूमि इस मशीन के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही है। उसका अंजाम क्या होगा, हम इंतजार करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।